जब मोदी लहर था सारे देश में, तभी उड़ीसा में पीपल प्रीफर्ड बीजेडी नवीन पटनायक यहाँ पे 24 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आज भी वो उड़िया बोल नहीं पाते। मोदी और नवीन के बीच कुछ ऐसा बन गया, कोई केमिस्ट्री बन गया और ये बात फैल भी गई। अभी यहाँ पे किसी का लहर नहीं है। आप बोल नहीं सकते कि मोदी का लहर है कि नवीन का लहर है। ये जो गठबंधन चला ना, इसमें बीजेपी का सबसे ज्यादा लॉस हुआ। बीजेपी का जो अभिवृद्धि होगा वो बीजेपी का एफर्ट के लिए नहीं मिल रहा है। अभी उनमें ऑल्टरनेटिव वो बन गए हैं। बहुत सारे लोग बीजेडी से नाराज हैं। आईएएस ऑफिसर्स पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, अपने पार्टी के नेताओं पे उतना भरोसा नहीं रखते। उड़ीसा में पॉलिटिकल लीडर्स का कोई स्थिति नहीं है। अब सब कुछ आईएएस ऑफिसर बन चला रहे हैं राज्य को, एक ग्रुप ऑफ आईएएस ऑफिसर्स। यहाँ जन्म से लेकर मरने तक, इवन आफ्टर डेथ के बाद क्रिमेशन के लिए एक हरिश्चंद्र योजना है। एक तरह से इसको विडंबना ही कहा जाएगा। उड़िया अस्मिता एक बड़ा मुद्दा बन गया है। मुझे अचरज नहीं होगा अगर इस चुनाव के खत्म होने के बाद वही रिश्ता फिर कायम हो जाएगा। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। 147 विधानसभा सीट्स और 21 लोकसभा सीट्स वाले राज्य उड़ीसा में दी लल्लन टॉप की टीम पहुंच चुकी है। और पहुंचते ही जो हम करते हैं, सीनियर पत्रकारों के साथ बैठकी, उनके साथ बातचीत, उनके साथ मास्टर क्लास, ताकि उस राज्य को, उस राज्य की पॉलिटिक्स को, उस राज्य की डेमोग्राफी को बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो मेरे साथ 3 सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपको एक एक करके पहले उनका परिचय करा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ संदीप साहू जी हैं, जो BBC के लिए लिखते हैं, बहुत लंबे वक्त से उड़ीसा को कवर कर रहे हैं। और जिस वक्त पर जहाँ हम मौजूद हैं, इंदिरा गांधी पार्क में, ये वो पार्क है जहां पर इंदिरा गांधी ने अपनी आखिरी स्पीच दी थी और उस स्पीच को देने के अगले ही दिन उनका असैसिनेशन हो गया था। उस स्पीच को लाइव सुनने वाले संदीप जी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या वो किस्सा जरा बता दीजिए पहले आप। देखिए, मैं उन दिनों स्टूडेंट हुआ करता था और ये नहीं कि मैं प्रधानमंत्री की स्पीच सुनने आया था, लेकिन इसी रास्ते से गुजर रहा था जब वो स्पीच दे रही थी। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं जरा रुक गया और पूरी स्पीच मैंने सुनी। तो बाद में अगले दिन जब पता चला कि उनका देहांत माने हत्या हो गई, तो वो एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। बाद में जब पत्रकार बना तो उसके ऊपर एक लेख भी मैंने लिखा। और स्पीच की वो आखिरी बात की, मेरा खून इस देश खून का हर एक कतरा देश के लिए समर्पित है, ऐसा ही कुछ कहा था, जो बहुत फेमस हो गया बाद में। आज भी उसका जिक्र किया जाता है। तो मेरे लिए ये एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था। मैं उन दिनों पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा रुचि मेरी नहीं थी, लेकिन ये इसको संयोग ही कहा जाएगा कि मैं उस समय मौजूद था जब वो आखिरी स्पीच अपनी दे रही थी। सर, तो ये कहानी बता रहे थे, उस किस्से की तो मुझे लगा आपके साथ भी साझा किया जाए। हमारे अगले गेस्ट हमारे साथ हैं संदीप मिश्रा जी। दोनों ही संदीप जी आजू बाजू खड़े हैं। आप उड़ीसा बाइट्स नाम का अपना चैनल चलाते हैं। इसके पहले आप टाइम्स ऑफ इंडिया और कई नेशनल संस्थानों में काम कर चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। इट्स नाइस टू बी ऑन लल्लन टॉप। आप भी लल्लन टॉप के दर्शक हैं? हाँ, दर्शक हैं, बिल्कुल दर्शक हैं। हम आपको नेता नगरी में देखते सुनते रहते हैं। अब हमारे साथ तीसरे गेस्ट जो है वो केदार मिश्रा जी हैं। 2 संदीप जी और 2 मिश्रा जी। बहुत स्वागत है सर आपका। आप भी फ्रीलांस जर्नलिस्ट है। कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है? 20-25 साल का तो एक्सपीरियंस है। लिख रहे हैं, सीएम से बोल भी रहे हैं। ज्यादा? हाँ, सीएम से ज्यादा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। सबसे बुजुर्ग, सबसे जो एक कोणार्क है और एक नवीन पटनायक है, ये दोनों सबसे पुराने हैं। और ये इन दोनों को हम एनकेस करते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इनका जो एनकेसमेंट का वैल्यू है वो इतनी जल्दी खत्म होने वाला है। खबरें भी अब यही बन रही है ना कि अगर चौथी बार, ये इस बार भी, छठी बार भी नवीन पटनायक जीत जाते हैं तो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर वो हो जाएंगे। अगले अगस्त के महीने तक वो अगर मुख्यमंत्री इस बार बनते हैं तो अगस्त में वे पवन कुमार चामलिंग का जो अभी तक का रिकॉर्ड है उसको तोड़ करके सबसे आगे आ जाएंगे और सबसे लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री बनने वाले नेता बन जाएंगे। कितनी दिलचस्प बात है कि 1997 में जिस लड़के में पॉलिटिक्स ज्वाइन करने को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं था, जो बिल्कुल नहीं आना चाहता था, वो अब सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर की उपाधि लेने वाले हैं या ले सकते हैं। पहले तो सर राज्य समझ लेते हैं, इसलिए मैप लेकर आए हम। आप ज़रा इसकी ज्योग्राफी वाइज बता दीजिए, कौन कौन से रीजन्स में उड़ीसा डिवाइडेड है? देखिए, एक तो है
कोस्टल उड़ीसा, ये जो पार्ट आप देख रही हैं बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ, जिसमें पूरी कटक, केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर, गंजाम से लेकर के बालेश्वर तक ये कोस्टल उड़ीसा है और यही बीजेडी का गढ़ है यहाँ पे। और बाकी रहा इधर उस वेस्टर्न उड़ीसा में संबलपुर, झारसुगुड़ा, बरगढ़, बलांगीर, नुआपड़ा, कलाहंडी, ऐसे बहुत सारे जगह है और ज़्यादातर वेस्टर्न उड़ीसा का बॉर्डर छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है। और साउथ में आप देखेंगे गंजाम, गजपति, कोरापुट, नवरंगपुर, ये सब इनमें वोटिंग बाय द वे हो चुकी है और ये सब आंध्र और कुछ हिस्से उसके छत्तीसगढ़ से भी मिलते हैं। तो ये बेसिकली और नॉर्थ में आप देखें तो मयूरभंज, केवंझर और सुंदरगढ़ जो झारखंड से सटा हुआ इलाका है, तो कुछ हद तक बंगाल भी, यस। ये बेसिकली 4 रीजन है और इनमें वोटिंग पैटर्न यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, ये जो कोस्टल एरिया है ये बीजेडी का गढ़ है, इसमें अभी तक भाजपा सेंध नहीं लगा पाई है। और वेस्टर्न उड़ीसा है, उसमें बीजेपी का अच्छा संगठन है, वो सबसे अच्छा प्रदर्शन उनका वहीं से आता है। और पिछले पूरा 5 वेस्टर्न उड़ीसा का जो 5 क्षेत्र है, 5 लोकसभा सीट है, वो पूरा 5 के 5 ले गए थे वो 2019 में पश्चिम उड़ीसा से। और नॉर्दर्न उड़ीसा, वहाँ पे मोटा मोटी आप देखें तो वोटिंग पैटर्न यही कोस्टल उड़ीसा जैसा ही रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन ये है कि मयूरभंज और केवंझर दोनों ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सुंदरगढ़ जहाँ से राष्ट्रपति आती हैं, तो वहाँ एक समय बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग हुआ करती थी, लेकिन बाद में पिछले 5 सालों में बीजेपी की स्थिति में काफ़ी गिरावट आई है। मयूरभंज से आते हैं एंड ही इज रिटन बायोग्राफी ऑन द प्रेसिडेंट। जी जी, हम वैसे बायोग्राफी, ऑफिशियल बायोग्राफी पर तो नहीं हो, लेकिन ये बायोग्राफी मैंने लिखी पेंगुइन के लिए, जिसका अभी हिंदी संस्करण भी आ गया है हाल ही में। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मेरा बचपन वहाँ मयूरभंज में गुजरा है। करीब 7-7.5 साल में गुजारा हूँ वहाँ पे। तो इट वाज नाइस गोइंग बैक टू माय ओल्ड प्लेस एंड मीटिंग पीपल। अच्छा रहा तजुर्बा किताब लिखने का। लेकिन ये है कि राष्ट्रपति से मुलाकात नहीं हो पाई किताब लिखने के दौरान, वो एक अफसोस रह गया। उन तक आपकी किताब पहुंचनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो अगर उन तक पहुंचे तो इस वीडियो के जरिए ही उनको उस किताब के बारे में पता चल जाए और किताब वहां तक पहुंच जाए। सर, अब आप मुझे खासियत के हिसाब से बताते जाइए, किस इलाके की क्या खासियत है, क्या फेमस है। और जैसे पुरी सभी को ही पता है, सब जगन्नाथपुरी आते ही हैं वहां पर विजिट करने। ये पुरी के ही आदमी है, पुरी के बंदे हैं। पुरी तो सबसे फेमस है, उड़ीसा का जितना रीजन है पुरी सबसे फेमस है। कैपिटल जो भुवनेश्वर है वो खुर्दा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। कैपिटल अभी तो वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत वो एक स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर है। कैपिटल को ज्यादा राइट साइड नहीं है, मतलब हम अक्सर देखते हैं कि बाकी स्टेट के कैपिटल सेंटर में होते हैं। इट्स नॉट वेरी सेंट्रली लोकेटेड, बट जब वो 1948 में जब कैपिटल बना, उससे पहले कटक उड़ीसा का राजधानी था। सो सब एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल करने के लिए जो सब रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका लैंड, आपका वाटर, आपका जो ग्रीनरी, जो सब कंसिडरेशंस हुआ, बहुत सारे लोकेशंस को एग्जामिन करने के बाद तभी भुवनेश्वर को चुना गया था कैपिटल। और तब से 1948 से अब तक भुवनेश्वर का जर्नी हैज़ बिन क्वाइट अमेजिंग। एक टेम्पल सिटी से अभी मॉडर्न सिटी, टेम्पल टाउन से मॉडर्न सिटी बन गया है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में आप देखेंगे कंपेयर टू मेनी अदर कैपिटल्स इन द कंट्री बहुत क्लीन और ग्रीन है। इट्स क्वाइट वेल मेंटेन्ड एंड बहुत अच्छे अच्छे मॉडर्न स्ट्रक्चर्स हैं। एंड आप जब ओल्ड क्या भुवनेश्वर जाएंगे तो लिंगराज मंदिर है, मुक्तेश्वर मंदिर है, राजा रानी टेम्पल है। सो वी लॉट ऑफ मंदिर है, लॉट ऑफ मॉन्यूमेंट्स, खंडगिरी केव्स, उदयगिरी केव्स। सो एंड भुवनेश्वर इज अ कैपिटल which has a green cover, Chandaka, which most capitals do not have that kind of green cover. So भुवनेश्वर है। आप रेस्ट ऑफ उड़ीसा में कटक एक हिस्टोरिक 1000 साल पुराना एक शहर है आपका। आप उड़ीसा में बहुत मिनरल रिसोर्सेज हैं। सो आप केवंझर डिस्ट्रिक्ट, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, वो इलाके में बहुत
आयरन और रिजर्व्स हैं आपका वेस्टर्न संबलपुर, अदर झारसुगुड़ा अदर साइड में आपका कोल रिजर्व्स हैं। सो कोल भुवनेश्वर, रिजर्व्स वगैरह उस तरफ है। हाँ, उड़ीसा का जो आप देखेंगे इट हैज अ वेरी लॉन्ग आप रिजर्व पाएंगे। कौन से वाले ये कोरापुट, कलाहंडी, ये सब चीजें, रायगढ़, इन 3 जिलों में आप बॉक्साइट के लगभग मेरे ख्याल से 28% टोटल इंडिया का जो बॉक्साइट रिजर्व है उसका 28% उड़ीसा में है, और वो सारा कुछ इसी इलाके में है। और वन ऑफ द मोस्ट मिनरल रिच स्टेट्स आप बोल सकते हैं उड़ीसा को, और उड़ीसा हैज एडवांटेज ऑफ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन, 480 किलोमीटर्स लॉन्ग कोस्ट लाइन है, पोर्ट्स हैं। सो आप एक लोकेशन वाइज अब देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया का भुवनेश्वर, ये उड़ीसा हैज द पोटेंशियल टू बिकम ए वेरी मेजर हब। वैसे ही पोटेंशियल है हमारा भी एंशिएंट टाइम्स में। संबलपुर वगैरह की खासियत उनका जो संबलपुरी या साड़ी है, फैब्रिक है, ही कम्स फ्रॉम बोलांगीर, वो एरिया ही कैन स्पीक बेटर। उनका बताइए वहाँ सर पे क्या बहुत खासियत है संबलपुर? हैंडलूम का बहुत ही देखिए, पहले तो संबलपुर जो रीजन है 6 या संबलपुर, बलांगीर, कालाहांडी, जिसको हम केबीके रीजन कहते हैं, अनडिवाइडेड कालाहांडी, करापुट एंड बलांगीर, ये तीनों रीजन इनका अपना एक कल्चरल हेरिटेज है, कल्चरल रिचनेस है, लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी इनफेमस था ये एक ज़माने में कालाहांडी के नाम से। भुखमरी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा चाइल्ड सेलिंग वाज ए मेजर स्टोरी इन 80s और 90s। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, देन माइग्रेशन, ये दादन जाने की जो प्रथा है वो भी बाहर जाते हैं काम करने के लिए। एंड कांटाबाजी, जहाँ से इस बार नवीन पटनायक दूसरी सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, दैट इज़ वेरी इनफेमस फॉर माइग्रेशन लेबर। सबसे ज़्यादा लोग वही कंस्टिट्यूंसी से बाहर जाते थे, अभी भी जा रहे हैं। मैप अगर ये आपको बलांगीर है, बलांगीर से ये जैसे गंधमार्दन पर्वत, ये इलाका है पूरा, ये संबलपुर और बलांगीर के बीचों बीच है कांटाबाजी है। तो यहाँ से नवीन पटनायक अभी फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे पहले वेस्टर्न उड़ीसा से उन्होंने बीजेपुर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ से लड़ा था, बरगढ़ जिले में। लेकिन ये परमानेंट कॉन्स्टिट्यूंसी हिंजली है, वो गंजाम में है। वो उनका परमानेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये 2 सीट से अभी इस बार लड़ रहे हैं। 2019 में भी 2 सीट से वो लड़े थे, फिर बीजेपी को उन्होंने छोड़ दिया था। अभी 2 सीट से लड़ रहे हैं, एक गंजाम जो है कोस्टल उड़ीसा में, और कंटाबांजी जो है वेस्टर्न उड़ीसा में। इधर से आप ले लीजिए, ये चिकटी है, हिंजली होगा यहीं कहीं पर, हाँ, खलीकोट, ये बोगुड़ा, हिंजली यहीं कहीं होना चाहिए। यहीं से सीधा बलांगीर, हिंजली कट, हाँ, हिंजली कट से कांटाबांजी। तो ये 2 सीटों से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो वेस्टर्न उड़ीसा का 2-3 खासियत है। एक तो है कि उसकी भाषा थोड़ी सी अलग है, तो आजकल एक डिमांड भी चल रही है कि जो उनकी जो भाषा है वो कोसली है। कोसली एक हलधर नाग बड़े ही फेमस कवि हैं, उनको पद्मश्री मिला, और तो वो एक डिमांड भी है कि ये जो जैसे कि बुंदेलखंड हो गया यूपी में, जैसे कि अवधी और हिंदी का जो फर्क है, तो कोसली और उड़िया में भी ऐसा कुछ एक टेंशन बना रहता है। भोजपुरी और मैथिली में हम, हाँ, एक टेंशन बना रहता है दोनों लैंग्वेज में, दोनों रीजन में भी एक टेंशन है, क्योंकि उसको संबलपुर ऑलवेज फील्स दैट देयर इज अ सेंस ऑफ डिप्राइवेशन, देयर इज अ सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सब बातें हैं। और वहाँ एक अलग कौशल राज्य का भी डिमांड कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी उसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी मिली नहीं है। लेकिन कुछ लोग जरूर कौशल अलग राज्य बनना चाहिए, ऐसे डिमांड करते आ रहे हैं। हम देखते हैं जब भी किसी भी कैपिटल या सेंटर से जो भी दूर होता है ना, वो अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है, या ये फील होता है कि हमें कम। पहली बार मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि ये जो कोस्टल और वेस्टर्न का जो डिवीजन था ना उड़ीसा में, इसको जोड़ने का एक कभी कभी लगता है कि एक बुरा हुआ, लेकिन अच्छा भी हुआ कि यहाँ का नेता जाके संबलपुर में लड़ रहा है। प्रणब प्रकाश दास जो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी है, सेकंड इन कमांड है बीजेडी के स्ट्रक्चर में, वो संबलपुर से इलेक्शन लड़ रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। चीफ मिनिस्टर इज गोइंग टू कंटाबांजी, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा। तो एक बिलोंगिंगनेस होना चाहिए ना, ये जोड़ने की एक काम बहुत पहले होना चाहिए था। जैसे कि
मैं तो बहुत सालों से यही बोलता आ रहा हूँ कि चलो ये वेस्टर्न उड़ीसा से लोग जाके वहाँ कंटेस्ट करें और वहाँ से आए लोग यहाँ कंटेस्ट करें, तो ये जो खाई है ना ये ख़त्म होगा। इसको कभी देयर आर मेनी एलिमेंट्स जो चाहते हैं कि ये खाई को बढ़ाते रहें, उसको जोड़ना बहुत ज़रूरी है। सो समवेयर दिस इज़ द फर्स्ट पॉलिटिकल एफर्ट। लास्ट टाइम भी नवीन पटनायक ने एक काम किया कि बीजेपुर से जाके लड़ा, उन्होंने जीता भी वो सीट। और एक मज़े की बात वही हुआ कि जो जहाँ से वो लड़े वहाँ से लोकसभा में बीजेपी जीत गई। 7 सीट असेंबली बीजेडी को मिला और लोकसभा सीट बीजेपी को गई। तो एक बड़ा अचंभा सी हुआ लास्ट टाइम। ये जो स्प्लिट वोटिंग का एक क्लासिक एग्जाम्पल हमने बरगढ़ में देखा। लगभग वही हुआ, 6 सीटें बीजेडी को मिली, 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई, लेकिन लोकसभा सीट बीजेपी ले गई। तो मतलब लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट करते हैं 7 इलेक्शन। वो स्प्लिट वोट हुआ था 2019 में, खास करके जब मोदी लहर था सारे देश में, तभी उड़ीसा में पीपल प्रीफर्ड बीजेडी नवीन पटनायक यहाँ पे, क्योंकि जो सीटों में बीजेपी का लोकसभा का कैंडिडेट जो प्रत्याशी था वो चुने गए, लेकिन वो सीटों में बीजेडी का विधानसभा में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। सो वोटर्स क्वाइट अवेयर हैं, बहुत पॉलिटिकली अवेयर हैं। और उड़ीसा का जो स्टेट है, ये जो लैंग्वेज का मुद्दा बोल रहे थे, उड़ीसा इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, लैंग्वेज के बेसिस पे 1936 में उड़ीसा गठन हुआ। और इंटरेस्टिंगली ये जो निर्वाचन हो रहा है इस बार 2024 में, अभी उड़िया अस्मिता एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जो कभी भी ऐसे हमने कभी भी नहीं देखा था कि उड़िया अस्मिता 40-50 साल में हमने कभी सुना ही नहीं कि कोई, लेकिन इस बार हो गया है। एंड ये एक जो भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है, वो उसको मुद्दा बना रहे एक स्टेट पार्टी के खिलाफ। सो बहुत इंटरेस्टिंग इशू है। विडंबना भी कहा जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हम जानते हैं कि वो एक देश एक लैंग्वेज में विश्वास करती है, और वो उड़िया अस्मिता को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा इस बार उन्होंने बनाया है। तो एक तरह से इसको विडंबना ही कहा जाएगा। और इसके पीछे जो कारण मुझे नजर आता है वो ये है, 2 कारण हैं। 19 में उन्होंने देख लिया है कि नवीन पटनायक को यहाँ हराना संभव नहीं है, तो कोई नया पैंतरा, कोई नई स्ट्रैटेजी बनाई जाए जिससे कि नवीन को मात दिए जा सके। और उनके ख्याल में एक तो ये है कि मुख्यमंत्री 24 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आज भी वो उड़िया बोल नहीं पाते, वो एक मुद्दा है। दूसरा, अभी पार्टी के जो हर्ता कर्ता बने हुए हैं बीके पांडियन, जो आईएएस अफसर थे और मुख्यमंत्री के निजी सचिव थे कुछ दिनों पहले तक, पिछले नवंबर में उन्होंने आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दिया और फिर बीजू जनता दल में शामिल हो गए। और महीने बंद के अंदर, नहीं कुछ ही दिन के अंदर, महीना भी नहीं गया, कुछ हफ्तों में ही वो बन गए एक्चुअली। दैट इज आजकल ये लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं बीके पांडियन के खिलाफ, लेकिन उनका जो सबसे स्मूथ वीआरएस हुआ, किसी को पता भी नहीं चला तब तक, उनको एक्सेप्ट हो गया उनका जो वीआरएस का एप्लीकेशन। तो वो उसको देख रही है बीजेपी को, उसको मुद्दा बनाया जा सकता है। और उड़िया लोगों की जो प्राइड है उसको उजागर करने की एक कोशिश है। और एक तरह से उड़िया लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है किसी तमिल को आपके राज्य का जिम्मा सौंपा जा रहा है, बीके पांडियन। तो यही कारण है कि इस बार पहली बार इतने सारे चुनाव गए, आज़ादी के बाद, लेकिन अस्मिता कभी मुद्दा नहीं बना था। ये अगर बनाया गया है इस बार, तो उसके पीछे ये 2 कारण है। एक तो मुख्यमंत्री, कौन सी भाषाएं बोली जाती है सर उड़ीसा में मुख्यतः? अगर एक तो वैसे तो भाषा कहा जाता है कि हर 20 किलोमीटर में बदल जाता है, लेकिन मोजाइक है उड़ीसा में। पहली तो है कि ग्रुप ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस है हमारे, सांताली है, कुई है, भत्रा है, हो है, मुंडारी है। 64 काइंड ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस उड़ीसा में बोली जाती है, 64। उसके बाद कोसली है जो कि वेस्टर्न उड़ीसा में बोली जाती है। हाँ,
लरिया उसको उसको कहते हैं। संबलपुरी कहते हैं, कोई कोसली लैंग्वेज। स्टेट लैंग्वेज अच्छा, लोरिया जो आप छत्तीसगढ़ से हो ना, तो लरिया का भी एक स्पीकिंग ग्रुप है उड़ीसा में। जैसे कि आपको वो मिल जाएंगे बरगढ़ जिले की जो आसपास जो छत्तीसगढ़ से सटा हुआ जो इलाका है, वहाँ लरिया बोलने वाले मिल जाएंगे। तेलुगु स्पीकिंग बहुत सारे लोग हैं। साउथ उड़ीसा में तेलुगु स्पीकिंग आंध्र गजपति प्रदेश से लगता है इसलिए। गजपति जिले में, गंजाम जिले में, कोरापुट जिले में, रायगढ़ में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो तेलुगु बोलने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ ना, एक छोटा सा शहर है मेरा सोनपुर, वेस्टर्न उड़ीसा में। वेस्टर्न उड़ीसा का एक छोटा सा शहर है जहाँ उड़िया बोली जाती है, कोसली बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है, सांताली बोली जाती है, कुई बोली जाती है, मुंडारी बोली जाती है। एक छोटा सा इंग्लिश भी हर जगह बोली जाती है। इंग्लिश तो है ही, एक लिंगुआ फ्रैंका का, तो एक लैंग्वेज मोजाइक है यहाँ पूरा। जो स्ट्रेंथ ऑफ उड़ीसा है ना, इसका एक डाइवर्सिटी है, जो कि बीजेपी जब उड़िया अस्मिता की बात करती है तो दिस डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो हिंदी हिंदुस्तान की बात से अगर आप उड़िया आइडेंटिटी पे आ जाते हो, और उड़िया आइडेंटिटी इज ऑल अबाउट ट्राइबल आइडेंटिटी, क्योंकि हर चौथा आदमी वो ट्राइबल है, 24% ट्राइबल इन उड़ीसा। तो और स्टेट लैंग्वेज उड़िया है, उड़िया तो है सबको उड़िया आती ही है, ऐसा है? मोस्टली उड़िया आता है। वो वही आती है। जहाँ कोस्टल के एरिया में भी, संबलपुर जिलों में भी उनकी पढ़ाई उड़िया भाषा में ही होती है। उनके जो स्टेट असेंबली, जो स्टेट के टेक्स्ट बुक में उनको उड़िया, हम लोग भी वेस्टर्न उड़ीसा में मेरा बचपन गुजरा है, तो हम लोग भी वही जो स्टैंडर्डाइज्ड उड़िया बोली जाती है मोस्टली कोस्टल उड़ीसा में, वही भाषा हम लोगों ने उसी में पढ़ाई की। हाँ, वो उड़िया अस्मिता बेहतर लेखक हैं वो तो वेस्टर्न उड़ीसा से ही आए हैं, जैसे गंगाधर मेहर हो या भीमा भोई हो, बढ़िया कवि और लेखक। भाषा के बारे में एक चीज बता, वेल नोन पोएट है केदार मिश्रा जी, खुद वेल नोन पोएट हैं वो। और उड़िया भाषा के बारे में एक चीज आपको ये बता दूं, शायद आपके दर्शकों को, बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि उड़िया उन 6 भारतीय भाषाओं में एक है जिसको शास्त्रीय मान्यता मिली हुई है। और शास्त्रीय मान्यता किसी भाषा को मिलने के लिए कम से कम 1,500-2 हजार साल का उसका क्राइटेरिया जो है, जो कंडीशन है, कम से कम 2-2.5 हजार साल पुराना होना चाहिए। तो केवल 6 लैंग्वेजों को मिला है, उनमें से एक तो संस्कृत है और बाकी 4 दक्षिणी लैंग्वेज जो हैं तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़, और उसके बाद उड़ीसा है। हिंदी को नहीं मिला, बंगाली को नहीं मिला, किसी और लैंग्वेज को अभी तक नहीं मिला। ये उड़ीसा एक ऐसा यूनिक स्टेट है भारतवर्ष में जहाँ पे आप नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का आप उसको बोल सकते हैं, दिस इज द एमलगमेशन पॉइंट। यहाँ पे सब इन्फ्लुएंस आप देखेंगे, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है। सो आप साउथ का इन्फ्लुएंस भी देखेंगे, नॉर्थ का इन्फ्लुएंस भी देखेंगे, वेस्टर्न महाराष्ट्रियन जो मराठा इन्फ्लुएंस भी देंगे, बंगाली इन्फ्लुएंस भी देखेंगे। सो दिस इज ट्रूली रिप्रेजेंट्स इंडिया इन ए वे। इतना सारे इन्फ्लुएंस इन आपका आर्किटेक्चर में, आपका भाषा में, आपका जो जीवन शैली है, कल्चर में, आपका फूड में, आप इतना वैरायटी, इतना सब कुछ रेयरली कहीं जगह में होगा। एंड दिस इज, अब जो बताया, नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है। लेकिन उड़ीसा इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बैकवर्ड स्टेट्स इन द कंट्री। ये विडंबना है कि इतना, वो प्राइम मिनिस्टर भी इस एक इलेक्शन रैली में भी ये बात जिक्र किया है उन्होंने कि इतना सब कुछ होने के बाद क्यों उड़ीसा इतना पिछड़ी हुई है। चाहे झारखंड की हो, छत्तीसगढ़ की हो, जितने भी मिनरल स्टेट्स हैं, उन सब की कंडीशन यही है कि सबसे ज़्यादा खनन वहाँ से होगा। वो ही हैं जो देश के लिए बिजली बनाने के लिए कोयला देंगे, सारे वो देंगे, माइका देंगे जो यूज़ होता है, पर वहाँ का डेवलपमेंट नहीं दिखता। नहीं, वही एक आयरनी है। कहीं हमारा पॉलिसीज जो है, जो प्राइवेट कंपनीज भी यहाँ पे आके जो कारखाना लगाते हैं, कहीं ना कहीं जो बेनिफिट जाना चाहिए लोकल कम्युनिटी को, लोकल एरिया को, वो अभी तक वो हुआ नहीं है। इसलिए आप अगर केओंझर का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका बहुत वहाँ पे माइंस है, बहुत खनन हुआ है, आप उसका जिक्र अगर करेंगे तो
एक अनडेवलप्ड एरिया है। कलाहांडी है, आपका माइंस रिच है, वो जो बेल्ट माइन झारसुगुड़ा देखिए बड़ा जो pollution high है, स्टॉक है। लेकिन झारसुगुड़ा में। हाँ झारसुगुड़ा में पॉल्यूशन हाई है। एंड अभी तो आप वो एरिया में जाएंगे तो ये समर के महीनों में तो अनलिवेबल हो जाता है, इतना वहाँ पे समर का हीट इतना ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। लेकिन जो बेनिफिट उड़ीसा लोगों को मिलना चाहिए, खास करके जो लोकल कम्युनिटीज़ को मिलना चाहिए, इतना लाखों करोड़ का संपत्ति उनका है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिप्राइव होते हैं। अब एक एक करके ना सीट्स पे आते हैं और फिर पॉलिटिक्स भी समझते जाएंगे स्टेट की। शुरुआत भुवनेश्वर से ही करते हैं क्योंकि हम कैपिटल में खड़े हैं। आपने जैसे भुवनेश्वर का जिक्र किया, सीट्स गई बीजेडी और कांग्रेस के हिस्से में, लोकसभा की सीट आई बीजेपी के हिस्से में। तो क्या मतलब यहाँ का पहले मुख्य विपक्षी दल कौन सा है? बीजेपी है। बीजेपी, बीजेडी और बीजेपी। बीजेडी तो सत्तारूढ़ पार्टी है मतलब ना। वो दो पार्टीज है जिनके बीच में फाइट होती है। बेसिकली ज्यादातर सीटों में, हर सीट में नहीं कहूंगा, 2-3 सीट ऐसे भी हैं जहां कांग्रेस भी एक तगड़ा मुकाबला पैदा कर रहा जैसे कि बेगुनिया है और जटनी है, ये दोनों। असेंबली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लोकसभा सीटों के बारे में कह रहा हूं कि 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां ट्रायंगुलर फाइट हो रही है, त्रिकोणीय मुकाबला। कौन कौन सी सीट है सर वो? एक तो कोरापुट, नवरंगपुर, बालेश्वर, ऐसे 3 कम से कम ऐसे सीट हैं जहां कांग्रेस भी। भद्रक ऑल्सो ये पूरा ट्रायंगुलर फाइट है। नवरंगपुर में भी उनका बेस है, कलाहांडी में भी उनका बेस है, बलांगीर में भी। बलांगीर में जो एक वेरी पॉपुलर एक्टर जिनको उतारा है कांग्रेस, वो काफी अच्छे वोट खींच रहे हैं, लाखों से वो वोट लेंगे। लेकिन ज्यादातर सीट पे यही कहना ठीक रहेगा कि मुख्य मुकाबला बीजेडी और बीजेपी के पर ये देख के हमें बड़ा अजीब लगता है कि जो लोग केंद्र में इतना साथ है, मतलब नवीन पटनायक की पार्टी हर उस मुद्दे पे नरेंद्र मोदी सरकार के साथ खड़ी दिखती है जिसमें बाकी सब विपक्ष में हो, चाहे वो 370 का मुद्दा हो या फिर सीए का मुद्दा हो, जो भी मुद्दे हैं, तो ये तो साथ है, फिर यहाँ के एक दूसरे के खिलाफ। नहीं, ये तो ऐसा ही होता है, आपका पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म बोल सकते हैं। उड़ीसा में वो मुख्य विरोधी दल है बीजेपी, यहाँ पे सत्तारूढ़ पार्टी बीजेडी है, लेकिन जब दिल्ली जाते हैं वहाँ पे दोस्त बन जाते हैं। सो वही इंडियन पॉलिटिक्स का ब्यूटी है। कम से कम मुझे अचरज नहीं होगा अगर इस चुनाव के खत्म होने के बाद वही रिश्ता फिर कायम हो जाएगा, और दोस्ती का रिश्ता दोनों पार्टियों के बीच जो पिछले 5 साल से चलता आ रहा है। वो संख्या गणित पे डिपेंड करता है कि किसको कितनी सीटें मिलती हैं। अगर पिछली बार की तरह रिजल्ट रहा तो फिर से दोस्त बन सकते हैं सेंटर में। हिस्ट्री देखेंगे तो बीजेडी बीजेपी वो साथ में ही थे। जब बीजेडी का फॉर्मेशन हुआ 1998 में, 2009 तक वो साथ में ही थे। उड़ीसा में भी उनका गठबंधन का सरकार था, और 2009 के बाद थोड़ा डिस्टेंस आ गया था, बट 2019 के बाद, इलेक्शन के बाद उनका कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग है। तो वो मुख्य विरोधी दल होके भी उड़ीसा में इतना एग्रेसिव नहीं थे। यहाँ पे 5 साल में कभी प्रधानमंत्री या अमित शाह कभी आके कुछ पब्लिक रैली कुछ नहीं। ये पिछले मार्च महीने में आए थे तो ये इनको नवीन पटनायक को लोकप्रिय मंत्री मेरे मित्र बताया। तो बहुत ही सौहार्दपूर्ण संपर्क रहे हैं दोनों के बीच में। ये चुनाव का जब आ गया मौका, तब एक दूसरे के खिलाफ बोलना, पिछली बार भी वही हुआ था। का भी एक कोशिश हुआ, लेकिन वो हुआ नहीं। जब उस पे विराम लग गया, उसके बाद अभी कांटे का टक्कर हो रहा है। लेकिन विजुअल मुझे याद आ रहा है, 2019 का चुनाव खत्म हो गया, मई महीने का चुनाव खत्म हो गया, तो नवीन पटनायक जा रहे हैं दिल्ली, और वहाँ उनका मुलाकात हो गया धर्मेंद्र प्रधान से। तो एक फोटोग्राफ से आप जहाँ आपको दिखाई पड़ेगा कि धर्मेंद्र पूरा अपना, जैसे कि वो साष्टांग दंडवत करने पर तुले हुए हैं। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे। जब चुनाव खत्म हो गया तो वो लगभग नवीन पटनायक के पैर के नीचे आ गए। तो यही हाल अभी भी होने वाला है। ये जो मार्च महीने तक ये दोनों, ये सुना गया कि मार्च 5 तारीख को बीजे पटनायक को भारत रत्न दिया जाएगा और एक गठबंधन बन जाएगा। तो मार्च 5 से पहले चंडीखोल में एक मीटिंग हुआ, प्रधानमंत्री वहाँ आए, दोनों में एक क्या बात हुई किसी को पता नहीं, लेकिन स्टेज में ऐसा लगा जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी और नवीन के बीच कुछ ऐसा बन गया, कोई केमिस्ट्री बन गया, और ये बात फैल भी गई
लेकिन फिर मिस्टीरियस रीजन कुछ था, हमको पता है कि जो बार्गेनिंग था बीजेडी का, जो हार्ड बार्गेनिंग था वो उनसे गया नहीं, तो चलो छूट गया। लेकिन ये 3 महीने के लिए ये इन दोनों का लड़ाई है। लेकिन नवीन पटनायक के जो पिताजी हैं बीजू पटनायक, वो कभी भी भाजपा के साथ नहीं रहे, उनकी पॉलिटिक्स कभी नहीं, वो कभी भाजपा नहीं। को साइन बोर्ड पार्टी बोलते थे उड़ीसा में, एंड उनका जो सेकुलर ब्रांड का पॉलिटिक्स का वो एक बड़ा लीडर थे भारतवर्ष में। लेकिन एक बात ये है कि उनके जमाने में बीजेपी की स्थिति यहाँ कुछ थी ही नहीं। अभी जो स्थिति है उसके मुकाबले देखा जाए तो कुछ नहीं था उनका। 2 सीट का पार्टी था। 2 सीट असेंबली में उनके थे, एक जुएल ओराम थे और कहीं मुझे याद नहीं आ रहा, 2 ही सीटें उनको मिली थी। और इसके बाद सीधे कट टू हम 2014 पे आते हैं, जब बीजेपी अपने सबसे राइज पर थी, उफान पर थी। इकलौता ऐसा राज्य था जहां मोदी लहर नहीं दिखी। कहा गया 21 सीट वाले उड़ीसा में मात्र 1 सीट बीजेपी के पास है, बाकी पूरी 20 बहुत कम वोट से सुंदरगढ़ से जुएल ओराम ने, जो इंडियन हॉकी कैप्टन थे, पूर्वतन कैप्टन दिलीप तिर्की को हराया था, लेकिन बहुत कम मार्जिन था, पूरा कांटे का टक्कर था वहाँ पे। जो स्वीप नवीन वेव था तभी उड़ीसा में। विधानसभा में भी नवीन पटनायक पूरा स्वीप कर लिए, लोकसभा में भी स्वीप कर लिए। नवीन पटनायक का पीक था, वो पीक था। क्यों पीक का मतलब कि इतना मोदी का इतना लहर होते हुए नवीन पटनायक का ऐसा परफॉर्मेंस अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस था। लेकिन 2019 जब हम आते हैं तब नवीन पटनायक का थोड़ा कम हो गया था, लेकिन उड़ीसा में विधानसभा में नहीं हुआ। नहीं, लोकसभा में भी बीजू जनता दल नंबर 1 पार्टी था, उसमें भी 12 सीट विधानसभा, लोकसभा में बीजेडी ने जीता, 8 बीजेपी 112 या 113 हुआ, 23 था बीजेपी का। कांग्रेस लोकसभा में 1 ही सीट हुआ और विधानसभा में 9। टिल 2019 कांग्रेस मुख्य विरोधी दल यहाँ पे था। तो फर्स्ट टाइम फ्रॉम नंबर 3 पार्टी टू नंबर 2 पार्टी भारतीय जनता पार्टी बना। और अब उनका जो वोट प्रतिशत था, जो 16-17% लोकसभा में था 2014 में, वह बढ़कर हो गया 38.4% इन 2019। लेकिन विधानसभा में नवीन का वेव रहा और विधानसभा में बीजेपी का परसेंटेज था 32%। सो विधानसभा में बहुत बड़ा गैप था, इसलिए हम बोलते हैं कि एक स्प्लिट वोट हुआ था। बहुत लोग दिल्ली में मोदी को देखना चाहते थे, भुवनेश्वर में वो नवीन पटनायक को देखना चाहते थे। पुलवामा का भी एक फैक्टर था एक्चुअली 19 में। पुलवामा, पोस्ट पुलवामा एक बड़ा नैरेटिव बन गया था। तो उसमें जो पूरा वेस्टर्न उड़ीसा था, वेस्टर्न उड़ीसा के 5 सीट, जैसे कि कलाहंडी, बलांगीर, बरगढ़, संबलपुर एंड सुंदरगढ़, ये 5 सीट चला गया बीजेपी के हाथ। और नॉर्थ में मयूरभंज और बालेश्वर, ये 2 सीट भी चली गई बीजेपी के हाथ। अब वो तो 5 + 2 और भुवनेश्वर ये 8 सीट गया बीजेपी को। और बाकी जो 12, कोरापुट का सीट गया कांग्रेस को, वो बस वेरी स्लीक मार्जिन 3000 से उन्होंने जीते। और बाकी जो 12 सीट है वो गई बीजेडी को। तो मुझे अभी भी लगता है कि 2024 में लगभग वही स्थिति है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा। लगभग वही जो 2019 वाला स्थिति है, वो थोड़ी 19-20 हो सकती है, लेकिन लगभग स्थिति वही है। बीजेपी का ग्रोथ हो रहा है। 2019 को आप कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि 2024 में बीजेपी का वोट परसेंटेज वाइज और जितना उनका सीट स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करेगा। लोकसभा में भी इंक्रीज करने का अच्छा चांस है, ज़्यादा चांस है। विधानसभा में भी इम्प्रूव करेगा, लेकिन सत्ता में बीजेडी रिटेन होने का चांस ज़्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सीट है, लगभग 40-50 सीट हैं जहाँ पे बहुत क्लोज फाइट हो रहा है। स्टेट असेंबली में बहुत क्लोज फाइट हो रहा है और इसीलिए अभी यहाँ पे किसी का लहर नहीं है। आप बोल नहीं सकते कि मोदी का लहर है कि नवीन का लहर है। किसी एक मुद्दे के ऊपर कोई वोट नहीं करेगा, कोई वेव के ऊपर वोट नहीं करेगा। और एंटी इनकम्बेंसी भी बीजेडी के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि क्योंकि बहुत थोड़ा सा एक डिफरेंसेस है। हाँ, एक तो है कि 2019 की अगर देखेंगे उसका जो बैकग्राउंड है, 2017 में बीजेपी पंचायत इलेक्शन में 300 से ज़्यादा जिला परिषद सीट उनको मिल गया। 2017 से 19 तक बीजेपी का एक बड़ा कंसंट्रेशन उड़ीसा पर रहा। तब अमित शाह थे बीजेपी प्रेसिडेंट, वो हर महीने आते थे और हर महीने उखाड़ के फेंक दो, और 120 का नारा तब लगा था। तो एक जो बड़ा कंसंट्रेशन 2017 से 19 तक था, ये 2019 के बाद ये जो गठबंधन चला ना,
इसमें बीजेपी का सबसे ज़्यादा लॉस हुआ। बीजेपी का जो टोटल एफर्ट है 1 महीने का एफर्ट है, 2019 में 2 साल का एफर्ट्स था। तो ये एक बड़ा डिफरेंस अभी है। जो बीजेपी का ग्रोथ हो रहा है वो बीजेपी का बाय डिफॉल्ट गेन कर रहा है। अभी एक एंटी बीजेडी का भी माहौल बन रहा है बहुत जगह, क्योंकि 5 टर्म हो गया ना, वो नेचुरल है कि एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट लॉट ऑफ लोकल लीडर्स भी हो गया है। सो ये जो बीजेपी का जो अभिवृद्धि होगा वो बीजेपी का एफर्ट के लिए नहीं मिल रहा है। अभी उन ऑल्टरनेटिव वो बन गए हैं, कहीं ना कहीं नंबर 3 से नंबर 2 पार्टी बने। इस बार मौका है कि वो बेहतर प्रदर्शन करें, लेकिन उड़ीसा में अभी भी बीजेडी नंबर 1 पार्टी ही है। हाँ, लेकिन ये फास्ट ग्रोइंग। और ये जो बीजेपी का रादर ग्रोथ हुआ है, मैं संदीप से बिल्कुल सहमत हूँ कि बाय डिफॉल्ट उनको समर्थन मिल रहा है। बहुत सारे लोग बीजेडी से नाराज हैं और तो कई कारण है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है मेरे ख्याल से वो ये पांडियन का जो राजनीति में अचानक आना हुआ। और सब देख रहे हैं कि मैंने पूरा बीजेडी का पूरा चुनाव का जो कैंपेन है उसी वही कर रहे हैं, और सब उनको देख रहे हैं कि नवीन पटनायक ने बिना इसको घोषणा किए हुए उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है फॉर्मली। मैंने पढ़ा जो रिपोर्ट्स बहुत में यहाँ सारे आने से लोगों को लगता है कि नवीन पटनायक के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसी धारणा एक बनी है जिसके मैंने तो ये सुना कि नवीन पटनायक के आंख नाक कान है वीके पांडियन, सब कुछ वही है। और पूरा इवन नवीन पटनायक कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, वो भी आजकल पांडियन ही तय करते हैं। कैसे हुआ ये, क्यों हुआ? कैसे हुआ मतलब वो जब 2011 में वो प्राइवेट सेक्रेटरी बने और उसके कुछ ही दिनों बाद उस समय जो नवीन पटनायक के सलाहकार थे और पांडियन अभी जो रोल कर रहे हैं, वो जो रोल प्यारीमोहन महापात्र, वो भी एक फॉर्मर IAS ऑफिसर हुआ करते थे, जो उनके पिता के समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे मुख्यमंत्री के समय। तो उन पे वो डिपेंडेंट थे, क्योंकि वो नवीन पटनायक आम जो काउबेल्ट नेता की तरह नहीं है, वो बिग पिक्चर में बिलीव करते हैं। और ये जो निटी ग्रिटी है पार्टी का, ट्रबल शूटिंग है, डे टू डे अफेयर्स मैनेज करना है सरकार का, ये सब चीजों के लिए वो किसी ना किसी पे थे। तो जब बीजू पटनायक के देहांत के बाद जब नवीन पटनायक पॉलिटिक्स में आए तो 1997 में आके वो आस्का से MP बने, केंद्र मंत्री बन गए। सो नवीन पटनायक का पॉलिटिकल एंट्री से अब तक वो पूरा मिटियोरिक है। ऐसा आप भारतवर्ष में किसी पॉलिटिशियन को नहीं देखेंगे। जब डेब्यू हुआ एक दिन भी ऑपोजिशन में वो कहीं पॉलिटिक्स में आए, केंद्र मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर लास्ट 24 इयर्स। सो अभी भी चांस इस बार भी उनका चांस भी है, क्योंकि था कि एक डिपेंडेंस उनको हमेशा से रही है शुरू से। 2000 जब मुख्यमंत्री बने, IAS ऑफिसर्स पे ज्यादा विश्वास करते हैं, अपने पार्टी के नेताओं पे उतना भरोसा नहीं रखते, और वही स्ट्रेटेजी उनको सफलता दे रही है। तो उसको डिस्कार्ड करने या छोड़ देने का कोई जरूरत उनको कभी महसूस हुआ नहीं। तो यही वजह है कि 11 के बाद जो मैं बता रहा था, कहा जाता है कि प्यारीमोहन महापात्र ने कुछ MLA को लेकर के नवीन के खिलाफ बगावत करने की साजिश की, सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया, और बाद में एलिगेशन है, सच या झूठ है कोई नहीं जानता, लेकिन उसके बाद प्यारीमोहन महापात्र को पार्टी से निकाल दिया गया और कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो गया, 2 साल बाद। वही समय जब से पांडियन की भूमिका बढ़ने लगी, और पिछले 12 सालों में उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि मुख्यमंत्री हर चीज के लिए उन पे डिपेंडेंट रहते हैं, निर्भर रहते हैं। और वही उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि आजकल सब कुछ उन्हीं के जिम्मे है, पार्टी, सरकार, सब कुछ वही चला रहे हैं। ऐसी पब्लिक में कम से कम यही धारणा है, और जिसको बहुत सारे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको नवीन पटनायक अभी भी प्यारा है।
नवीन पटनायक की लोकप्रियता में अभी भी बहुत कमी नहीं आई है, लेकिन उनको ये मंजूर नहीं है कि कोई तमिल आदमी जो IAS ऑफिसर हुआ करता था वो उनका उत्तराधिकारी बनेगा या पार्टी का कर्ता धर्ता बनेगा या सरकार बनेगी अगर, तो सबको पता है। और बीजेपी उसी पॉइंट पे बार बार हार्प कर रही है। लेकिन बीजेपी और बीजेडी की दोस्ती का जो ब्रिज है, या कहें अश्विनी वैष्णव और VK पांडियन, ये ही दोनों लोग हैं ना जो वो भी फॉर्मर IAS ऑफिसर उड़ीसा कैडर के थे सब। यहाँ पे अभी एक माहौल बन रहा है कि उड़ीसा में पॉलिटिकल लीडर्स का कोई स्थिति नहीं है। अब सब कुछ IAS ऑफिसर बन चला रहे हैं राज्य को, एक ग्रुप ऑफ IAS ऑफिसर्स। वो जब केंद्र का कोई लीडर भी आता है, बीजेपी का बड़ा लीडर हो, कांग्रेस का बड़ा लीडर हो, वो भी वही एलिगेशन कर रहे हैं। उड़ीसा लोगों में वो बहुत एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट अभी है कि उड़ीसा सिर्फ क्या ऑफिसर चलाएंगे और किसी का यहाँ पे किसी का कुछ नहीं है। उड़ीसा मीडिया का हालत ठीक नहीं है, उड़ीसा का पॉलिटिकल क्लास का हालत ठीक नहीं है, सब कुछ ऑफिसर के द्वारा होता है। और ये मंजूर नहीं है, कोई भी राइट थिंकिंग आदमी को ये मंजूर नहीं है कि टोटल पॉलिटिकल सिस्टम विल बी हाईजैक्ड बाय फ्यू ऑफिसर्स। ये मंजूर नहीं है, किसी को भी मंजूर नहीं है। देखिए, बीजेपी के लिए कैंपेन में पूरी उनकी टॉप लीडरशिप लगी हुई है, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के बाकी सब टॉप लीडर्स बार बार, एक बार नहीं बार बार आ रहे हैं उड़ीसा। लेकिन जहां भी आप देखिए बीजेडी का कैंपेन, एक ही आदमी नजर आ रहा है। कभी कभार नवीन पटनायक जाते हैं और ज़्यादातर जगह में आप देखेंगे कि सिर्फ पांडियन खड़े हैं मंच पर, और वहाँ का जो बंदा कॉन्टेस्ट कर रहा है, चुनाव लड़ रहा है, वो होगा मंच पर। उसके अलावा कोई तीसरा नेता नजर नहीं VK आता। पांडियन की ग्राउंड पे वो अपील है जो हम देखते हैं कि बिल्कुल नहीं। मैं कल गया था पुरी, तो पुरी में कल पांडियन का टूर चल रहा था। तो एक जो बीजेडी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस उड़ीसा में है वो है वीमेन वोटिंग। और वीमेन सपोर्टर ग्रुप में पांडियन एक फैक्टर अभी तक नहीं बना है। पांडियन फैक्टर, हम अर्बन मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वीमेन जो सबसे ज़्यादा वोट देते हैं आजकल, और मिशन शक्ति जो बना हुआ है, एक चेन बना हुआ है, लगभग 1 करोड़ का वोट बेस है, उसमें पांडियन का दबदबा। मिशन शक्ति एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एक वुमन एम्पावरमेंट ग्रुप है। लगभग 75 लाख वीमेन ग्रुप हैं जो सरकार से सहायता लेते हैं और उनमें अपनी छोटी छोटी बिजनेस चलाते हैं। सत्ता में आए 2000 में, वो 2001 में मिशन शक्ति शुरू किया था। सो तब दैट इज डिविडेंड एक्चुअली पॉलिटिकल डिविडेंड, वो एक बीजेडी का वोट बैंक जैसा वो वर्क करता है, और गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम पे मिशन शक्ति को सपोर्ट करता रहता है। सो वो एक रूरल वुमेन का एक सपोर्ट बेस स्ट्रॉन्ग बीजेडी का है। लेकिन अभी ऑनेस्टली आप देखेंगे तो VK पांडियन ये इलेक्शन में एक बड़ा मुद्दा है। सो ये जो क्या इम्पैक्ट होगा, क्या रिजल्ट होगा, वो तो जो जून 4 को पता चलेगा। लेकिन इट्स काइंड ऑफ ए रेफरेंडम कि अभी VK पांडियन को उड़ीसा लोग वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। सो VK पांडियन के लिए भी उन्होंने IAS का जो नौकरी था, वो IAS जब तक थे एक शील्ड भी था, IAS सर्विस का रहता है। अभी ही इज इन पब्लिक लाइफ। सो जब तक ऑफिसर थे इतना क्रिटिसिज्म का कोई स्कोप नहीं था। अभी एवरीथिंग इज बीइंग क्वेश्चन, कहाँ स्पीच दिए, क्या बोले, कैसे मूव कर रहे हैं, सब एवरीथिंग इज अंडर पब्लिक स्क्रूटिनी। सो अगर वो उभर के आते हैं तो उनका अच्छा चांस है कि वो बीजेडी का पूरा हरता करता विधाता बन जाएंगे। उभर के नहीं आते हैं, अगर बीजेडी को नुकसान होता है सो उनका पॉलिटिकल फ्यूचर के ऊपर भी क्वेश्चन लगेगा। सो VK पांडियन इस इलेक्शन में एक इम्पोर्टेंट इशू है। एक चीज खाली मैं बता दूं, मैं इस बात से केदार की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ये जो पांडियन के खिलाफ जो लोगों में जो भी है रोष है, असंतोष है, वो एक अर्बन मिडिल क्लास फेनोमेनन है। इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं लगातार संपर्क में हूँ। उत्तर में मयूरभंज से लेकर के दक्षिण में कोरापुट तक अपने लोगों से, अपने कॉन्टैक्ट से बातें करता रहता हूँ। इवन ट्राइबल एरिया में भी, और औरतों में भी। हाँ, मैं मानता हूँ आज तक अगर 5 बार नवीन पटनायक जीतते रहे हैं, उसका मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण है कि विमेन्स वोट, महिलाओं का वोट लगभग
90% ऑफ द महिला वोट उनको गया है, उनके खाते में गया है। वही कारण है कि 5 बार वो लगातार जीत रहे हैं। अगर इस बार भी जीते वो भी उसी कारण जीतेंगे। लेकिन इस बार खाली अर्बन मिडिल क्लास नहीं, जो कामकाजी लोग हैं, जो खेतों में काम करते हैं या कहीं डेली वेजर हैं, एग्जाम्पल ले सकते उनमें हैं भी पांडियन को लेकर के बहुत रोष है और उनको ये बिल्कुल मंजूर नहीं है कि पांडियन के हाथ में नवीन पटनायक ने सत्ता की चाबी सौंपी। अगर गंजाम का एग्जाम्पल लेंगे, जो चीफ मिनिस्टर का होम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पांडियन भी कलेक्टर रह चुके हैं, उनका भी वहाँ पे पकड़ है। सीएम का तो बहुत ही पॉपुलैरिटी है गंजाम में, लेकिन इस बार चुनाव में जैसा पोल वायलेंस हम देख रहे हैं, जैसा वो कंपटीशन देख रहे हैं बीजेडी बीजेपी के बिटवीन, तब वहाँ से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी अच्छा करेगा। बीजेपी का वहाँ पे कुछ भी स्थिति नहीं था। अब 2019 में दो वहाँ पे जो लोकसभा है वो बीजेडी का था, वो बीजेडी का पॉकेट बोरो है। लेकिन अभी चांसेस है कि बीजेपी का शायद एक लोकसभा बीजेपी का जो उम्मीदवार है प्रदीप पाणिग्राही, वो पहले बीजेडी में था, वो मुख्यमंत्री के खास आदमी थे, अभी बीजेपी में है। सो उनका चांसेस बरहमपुर सीट से है। जो 13 विधानसभा है गंजाम डिस्ट्रिक्ट में, 2019 में 12 बीजेडी को गया था, एक कांग्रेस को गया था। बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी का कहीं पे विधानसभा में भी वो अकाउंट खोल सकते हैं। ये जो ग्रोथ हो रहा है, ये बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन के कारण नहीं हो रहा है, ये बीजेडी का खिलाफ एक जनमत वो सेंटिमेंट बन रहा है। और वो उसको देखने वाली बात है कि गंजाम कैसे बिहेव करता है। सर मुझे अब जरा यहाँ के मुद्दे बताइए। जैसे हम अलग अलग राज्यों में जाते हैं, हमें फैक्टर्स दिखता है, केंद्र की जो योजना है वहाँ तक पहुँची है, घर पहुँचना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पहुंचना, या फिर किसानों को जो किसान सम्मान निधि मिल रही है या राशन मिल रहा है। इधर बीजेडी की कौन सी स्कीम है जो लोगों के बीच पहुंची है, और जो एक बड़ा फैक्टर है, और बीजेपी की कौन सी स्कीम से? एक तो देखिए, सबसे पहले 1 रुपया वाला चावल मुद्दा हुआ करता था। अब वो मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें राज्य सरकार की कोई भागीदारी अब नहीं रही। जब राशन आता है केंद्र सरकार की ओर से आता है और उसको सीधे लोगों पे जाता है। लेकिन अभी बहुत सारे स्कीम्स राज्य सरकार के हैं, जो मान लीजिए एक है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, जिसके अंतर्गत सरकार का दावा है कि करीब करीब 90% लोग उसमें कवर हो रहे हैं और उनको मुफ्त चिकित्सा या इलाज के लिए अलग अलग हॉस्पिटल जो अनुबंधित हैं उनमें 5 लाख तक, 7.5 लाख और महिलाओं को 10 लाख तक उनको इलाज के लिए मिल सकता है, मुफ्त इलाज। आयुष्मान कार्ड का और यहाँ लागू नहीं किया है सरकार ने, वो क्योंकि आयुष्मान भारत उड़ीसा में लागू हुआ नहीं अभी तक। सरकार का दावा है कि आयुष्मान से कहीं बेहतर हमारा स्कीम है, इसलिए यहाँ आयुष्मान की कोई जरूरत नहीं है। और उसको भी बार बार बीजेपी और नरेंद्र मोदी उसको मुद्दा बना रहे हैं कि आपको इससे वंचित किया जा रहा है उड़ीसा के लोगों को। दूसरा, अभी हाल ही में उनका मैनिफेस्टो जब जारी हुआ बीजेडी का, तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि 100 यूनिट तक बिजली कंज्यूम करने वालों को कोई देय नहीं देना पड़ेगा। हाँ, तो 100 यूनिट तक कोई कर सकता है, कोई बिल नहीं आएगा। और 150 यूनिट तक जो यूज करते हैं उनको 100 से 150 के बीच जो 50 यूनिट है, आधे दर में उनको बिजली दी जाएगी, जो एक बहुत पॉपुलर स्कीम है। और बहुत लोगों को बिजली का जो दर है यहाँ पे, वो काफ़ी लोगों को, खास करके जो नीचे कम आयु वाले लोग हैं, कम आय वाले लोग हैं, उनको बहुत कष्ट देता है। तो ये एक बहुत स्कीम है जो लोगों को लुभा रहा है। और आपको क्या लगता है ग्राउंड पे 2019 में क्या हुआ था, वो एक कालिया स्कीम लॉन्च किए थे बीजेडी और BSKY जो संदीप जी ने बताया, वो दोनों का प्रभाव था वोटर के ऊपर। कालिया वाज फॉर फार्मर्स। अभी इस बार मैनिफेस्टो में उन्होंने घोषणा की है कि वो फ्री 100 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। वो बहुत चर्चा में है। वो नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव जाएगा कह नहीं सकते, लेकिन बीजेपी उसको मुद्दा कर रहा है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो आप, अभी बीजेडी वो फ्री के लिए प्रचार कर रहा है, बीजेपी बोल रहे हैं अगर फ्री देंगे तो आप मीटर हटा के देखिए।
सो वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन वो प्रभावित करेगा, एक सेक्शन को प्रभावित करेगा। सो ये फ्री वी का पॉलिटिक्स भी यहाँ पे है, विकास का मुद्दा है, फार्मर्स का इशू है, वो विमेन का इशू है। अभी एक काउंटर सुभद्रा स्कीम जो बीजेपी लाए है, वो मिशन शक्ति को वो उसके अंडर वो कूपन्स देंगे वुमेन को, अप टू 50,000 रुपीज़ का कूपन देंगे, ऑल एलिजिबल वुमेन को देंगे। सो वो एक मिशन शक्ति को काउंटर करने का कोशिश कर रहा है बीजेपी। सो मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे चर्चे में ज़्यादा जो मुद्दा है वो उड़िया स्वाभिमान, उड़िया अस्मिता। अभी वीके पांडियन सबसे बड़ा मुद्दा बन गए हैं इलेक्शन में। अगर वो पॉजिटिव जाएगा तो बीजेडी को सफलता मिलेगा, वो नेगेटिव जाएगा तो बीजेडी को नुकसान होगा। सो इट्स बीजेडी वर्सेस बीजेडी इन ए वे। सो बीजेपी उसका कितना फ़ायदा ले सकता है उनके ऊपर निर्भर करता है। मैं लगभग पूरी, गंजाम, संबलपुर, यहाँ हजारों, लगभग 100-200 गांव तो मैं गया अभी, तो उसमें मुझे कहीं नहीं लगा कि बीके पांड्यन इज अ बिगर इशू इन द विलेज। अगर आप रूरल से हट के अगर कहीं टाउनशिप में आ जाओ तो बात करते हैं, लेकिन गांव में इसकी चर्चा 2-3, जैसे तो ये तो BSKY का है। BSKY में अगर मैं 7.5 लाख का कवरेज है तो मैं क्यों 5 लाख के कवरेज पे जाऊं? आयुष्मान एक विकल्प नहीं है। कहना है आप एडिशनली भी आयुष्मान भारत दे सकते हैं, आप वंचित क्यों कर रहे हैं? आप अगर BSKY देना है तो आप दीजिए, वो क्यों बंद? दोनों उनका एक ममता स्कीम है। यहाँ जन्म से लेकर मरने तक, इवन आफ्टर डेथ के बाद क्रिमेशन के लिए एक हरिश्चंद्र योजना है। तो जन्म से लेकर मरण तक अगर आपको एक पूरा स्कीम का एक ताना बाना बनाए रहता है ना, तो दैट मेक्स पीपल वेरी हैप्पी। तो यहाँ का लास्ट टाइम नवीन पटनायक वाज यूजिंग वन टर्म, अपन माने खुशी था, आर यू हैप्पी? तो ये एक हैप्पीनेस फैक्टर ये लोग बना के रखे हैं। सेकंड है कि बीजेपी क्या अल्टरनेटिव दे रही है, बेहतर अल्टरनेटिव ला रही है कि जैसे सुभद्रा योजना की बात है, बीजेपी बोल रही कि वी विल गिव यू ए वाउचर, वी विल नॉट गिव यू केस। 2 साल में आप उसको एनकेस करा सकते हो। बीजेडी कितना कैश देती है या क्या? बीजेडी का केस कंपोनेंट काफ़ी है, जैसे कि कालिया में हर साल 6,000 मिलता है। ममता योजना में केस कंपोनेंट है। किसको मिलता है आपने? फार्मर्स जो हैं। उड़ीसा में जो सबसे बड़ी मुद्दा है, जो फार्मर्स को 6,000 तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सुना एक बार, जब मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। पश्चिम उड़ीसा में, पर्टिकुलरली बरगढ़, संबलपुर में एक बड़ी इशू है, वो है MSP, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ पेडी एंड राइस। इसको लेकर काफ़ी असंतोष है पूरी वेस्टर्न उड़ीसा में, क्योंकि MSP छत्तीसगढ़ में जो बघेल सरकार ने जो 500 रुपये ज़्यादा दिए बोनस के तौर पर, उसका एक इन्फ्लुएंस है बरगढ़ में। लोगों का मानना है कि उड़ीसा सरकार को भी वही देना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो किसान है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से नाराज है। जो कृषि कानून हो या MSP के बारे में जो इन्होंने जो प्रमिस किया और कोई कमेटी नहीं बनाया, तो उसको एक गुस्सा है वो उसका एक। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार भी 3100 रुपए दे रही है, वो देने को मजबूर हुआ एक्चुअली। बीजेपी ने MSP इज गोइंग टू बी ए बिगर इशू। सेकेंड है BSKY कार्ड है, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है। ये एक मुद्दा है। लोगों का कहना है कि चलो आप तो कार्ड दे देते हो, लेकिन डॉक्टर कहाँ है? इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए, लेकिन जो रियल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो ह्यूमन रिसोर्सेस होना चाहिए, वो नहीं है। तो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी अगेन ये जो वीमेन एम्पावरमेंट का जो दौर चला है ना, मिशन शक्ति, और मिशन शक्ति का जो सेक्रेटरी वो बीके पांडियन की वाइफ थी इलेक्शन से पहले। सो उनको हटाना भी एक कहीं ना कहीं एक लोगों में, कल मैं पूछ रहा था कि उनको क्यों हटाया, ये बंद कर लेंगे। अगर बीजेपी सरकार आई तो मिशन शक्ति बंद हो जाएगा। तो ये एक डर भी सता रहा है लोगों को। आप मुझे वो भी बताइए, आपने कालिया स्कीम की बात की, 6,000 रुपए देती है राज्य सरकार किसानों को, तो केंद्र सरकार भी तो किसान सम्मान निधि के तहत। ये कालिया के बाद आया। प्रॉब्लम है कि उड़ीसा सरकार कालिया स्कीम पहले दिया, 2019 में उन्होंने डिक्लेयर किया, तो उसी साल 1 या 2 महीने के बाद ये किसान सम्मान निधि का शुरुआत केंद्र सरकार ने किया। तो कहीं ना तेलंगाना 12,000 मिल रहा है। लेकिन ये है
कि जो उनके लाभार्थियों की संख्या थी, जब स्कीम अनाउंस हुआ था 2019 में, उस समय 75 लाख किसानों को दिया जा रहा था, जो बाद में अभी घट करके करीब 40 लाख में आ गया है। इतना डिफरेंस। जो एक रायत बंधु एक स्कीम है तेलंगाना में, उसी के मॉडल के लेके ही 2019 इलेक्शन से पहले बीजेडी कालिया बनाया, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी स्कीम आया। सो ये जो क्रेडिट लेने का पॉलिटिक्स होता है, कौन बनाया, कौन ज़्यादा दे रहा है, हम लाभार्थी को ज़्यादा दे रहे हैं, ये पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं काम करता है, सारा भारतवर्ष में काम करता है। उड़ीसा में भी वही प्रतियोगिता है, यहाँ पे भी है। तो हम जब लेकिन- ग्राउंड पे जाएंगे तो हमें ये कालिया स्कीम, मिशन शक्ति स्कीम, या जो आप हेल्थ वाली स्कीम बता रहे हैं, ये सब का ग्राउंड रियलिटी चेक करने मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हाँ, आप गांव में जाइए और मिशन शक्ति के बारे में जरूर पूछिए, कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि एक तो काम आप अच्छे कर रहे हैं कि वीमेन वोटर से आप बात कर रहे हैं। हम जो भी जाते हैं ना, हमारे जर्नलिस्ट लोगों का हमको प्रॉब्लम है कि हम वीमेन वोटर से बात नहीं करते, क्योंकि वो साइलेंट वोटर हैं, वो ज़्यादा बताते नहीं। तो अगर आप उनसे बात करेंगे तो थोड़ा काफ़ी अच्छी पिक्चर मिल जाएगी आपको, एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। क्योंकि ये सब मुद्दा एक तरफ, और एक है आप इलेक्शन कैसे मैनेज करते हैं, वो बहुत बड़ा इशू है। बीजेडी का वो बहुत वेल ऑयल्ड मशीनरी है, इलेक्शन मैनेजमेंट में बीजेडी बहुत अच्छा करता है। सो आपका जो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, जो आपका जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्शन के टाइम में, वो बीजेडी बहुत एफिशिएंटली करता है। सो उसको कैसे बीजेपी काउंटर करेगा ग्रास रूट लेवल में, वो देखने वाली बात है। सर, क्योंकि जल्दी से- अगर हाँ। अगर माहौल भी बन भी रहा है तो उसको वोट को कन्वर्ट करने के लिए जो सब करना चाहिए, जो भारतवर्ष में जो तरीका सब अपनाते हैं, सबको पता है कैसा होता है। सो वो बीजेडी का बहुत अच्छा है। सो अगर बीजेपी वो कर सकता है तो वो माहौल का फायदा ले सकता है, नहीं तो फायदा बीजेडी को। इशारों इशारों में बातें कहने वालों को ही पत्रकार कहते हैं। मैप पर आ जाइए सर, मुझे जरा इम्पोर्टेंट सीट्स लोकसभा के लिहाज से और स्टेट के लिहाज से बताते चलिए एक बार। एक तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा नजरें जहाँ गड़ी हुई हैं वो संबलपुर है। जहाँ से धर्मेंद्र प्रधान आते हैं। संबलपुर में फेज वाइज चले जाएंगे। फर्स्ट फेज का हो गया है वोटिंग। फर्स्ट जो में उड़ीसा का फर्स्ट फेज, भारतवर्ष का जो फोर्थ फेज था, फर्स्ट फेज 4 सीट्स में था। मई 13 को वोटिंग हो गया है। वो सदर्न उड़ीसा का था, वो कोरापुट था जहाँ पे कांग्रेस का वो कैंडिडेट सप्तगिरी उलाका 2019 में जीते थे, वहाँ से कलाहांडी, नबरंगपुर और बरमपुर, यहाँ पे सबका नज़र बरमपुर पे टिका हुआ है, क्योंकि वहाँ पे प्रदीप पाणिग्राही कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो बीजेडी के पहले मंत्री भी रह चुके हैं, अभी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सेकेंड फेज हमारा वोटिंग होगा 20 मई को। 20 में 5 सीट में होगा। वो वेस्टर्न उड़ीसा का जो है आपका बरगढ़, सुंदरगढ़, बरगढ़ और बोलांगीर और आस्का और कंधमाल। कंधमाल और आस्का, ये सेकेंड फेज में होगा। फिर थर्ड फेज, फोर्थ फेज। थर्ड फेज इज ऑन द 25th of May, फोर्थ फेज इज ऑन द 1st of June। सो थर्ड फेज में भुवनेश्वर का है, भुवनेश्वर, पुरी, कटक, पूरी है, संबलपुर भी है ना। संबलपुर थर्ड पेज में है, भुवनेश्वर, पुरी, कटक 3, ढेंकानाल 4, केवझर 5, संबलपुर 6। संबलपुर 6। संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्र मंत्री है वो चुनाव में है, लड़ रहे हैं, और बीजेपी को टक्कर दे रहा है वहाँ पे बीजेडी के जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं प्रणब प्रकाश दास। तो सबका नजर वहाँ पे है संबलपुर में। क्या संबलपुर में 25 तारीख को है। संबलपुर, भुवनेश्वर, वो आप बिग बताइए, फाइट है। जरूरी सीट है। दैट इज द बिगेस्ट फाइट है, बिगेस्ट फाइट, दैट इज द बिगेस्ट फाइट, क्योंकि ये दोनों ही स्टॉलवर्ड्स हैं। बीजेडी से बबी दास, जिनको पॉपुलरली ही नोन एज बबी दास, प्रणब प्रकाश दास और धर्मेंद्र प्रधान, दोनों के बीच फाइट है। जो तीसरा बंदा है वहाँ कांग्रेस का, वो वहाँ के बीजेडी एमपी थे इससे पहले, नगेंद्र प्रधान, और उनका वहाँ एक कास्ट फैक्टर भी है, जो चसा और खंडायत। तो धर्मेंद्र प्रधान चसा खंडायत होते हैं, उन्हीं कम्युनिटी से आते हैं। नगेंद्र प्रधान भी उन्हीं कम्युनिटी से आते हैं। तो वो किसका वोट ज़्यादा लेते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। दूसरी बात है कि प्रणब प्रकाश दास, ही इज फ्रॉम कोस्टल साइड फाइटिंग इलेक्शन इन संबलपुर। तो एक संबलपुर में जो है एक टेंशन है, जो
कोस्टल वर्सेस वेस्टर्न उड़ीसा, तो उसका एक डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं उनके ऊपर है। तो लेकिन बैटल बड़ा क्लोज है। संबलपुर का जो कंपोजिशन है, 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में संबलपुर और देवगढ़ जो इधर और उधर दोनों किनारे में धर्मेंद्र प्रधान हावी हैं, लेकिन बीच में वहाँ 3 बीजेपी के विधायक वहाँ से आए थे। नहीं, बीजेपी के। अच्छा, 3 बीजेपी के। 3 बीजेपी के विधायक वहाँ से आए थे और 4 बीजेडी के। तो जो तीनों विधायक हैं, तीनों बड़े अनपॉपुलर हैं, जयनारायण मिश्रा, नावरी नायक और सुभाष पाणिग्राही। तो ये धर्मेंद्र के लिए ये सबसे बड़े हेडेक बन गए। तो धर्मेंद्र आजकल उनकी जो एमएलए कैंडिडेट है उनको वो साथ में लेके नहीं जा रहे हैं, वो अकेले अकेले घूम रहे हैं। सो सुभाष पाणिग्राही, पर्टिकुलरली द देवगढ़ एमएलए, ही हैज़ बिकम सो अनपॉपुलर, जो उनको पूरा किनारे करके वो चल रहे हैं। तो ये स्प्लिट वोटिंग कैसे होगा, उसके ऊपर काफ़ी सारी बात डिपेंड करता है कि संबलपुर का रिजल्ट क्या होगा। संबलपुर के अलावा सर और कौन सी सीट है? भुवनेश्वर है। हाँ, भुवनेश्वर तो जाहिर है, क्योंकि बिल्कुल, end में यहाँ पे टिकट क्यों बचा गया? कोस्टल उड़ीसा में बालेश्वर के अलावा एक सीट जो भाजपा को मिली थी वो यहाँ मिली थी। यहाँ टिकट बदला ना बीजेडी ने। बीजेडी ने टिकट बदला है। पिछली बार जो बीजेडी के यहाँ से प्रत्याशी थे अरूप पटनायक, फॉर्मर बॉम्बे पुलिस कमिश्नर, वो इस बार पुरी से लड़ रहे हैं संबित पात्रा के खिलाफ। तो पुरी और भुवनेश्वर दोनों ही इम्पोर्टेंट। मुझे लगता है दिस ईयर भुवनेश्वर से पुरी इज मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि पुरी में संबित पात्रा द काइंड ऑफ फाइट ही इज गिविंग, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि बार भी वो सिर्फ 11,000 वोट से हारे थे पिनाकी मिश्र के खिलाफ। इस बार पिनाकी मिश्र मैदान में नहीं है। इस बार जो पिछली बार भुवनेश्वर के प्रत्याशी बने थे बीजेडी के, वो इस बार पुरी से प्रत्याशी हैं। तो वहाँ कड़ा मुकाबला है और बहुत ही बीजेपी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट है, क्योंकि उसका एक सिंबॉलिक वैल्यू भी होता है, क्योंकि पूरी उड़ीसा को जाना ही जाता है पुरी के नाम से। बहुत सारे लोग उड़ीसा को नहीं जानते, लेकिन पूरी जगन्नाथ क्या है बीजेडी गवर्नमेंट जो नवीन पटनायक सरकार इतना पुरी में इन्वेस्ट किए हैं, सो वो उसका पॉलिटिकल फायदा उनको मिलेगा कि नहीं, ये कि वो जो जगन्नाथ प्रकल्प का बेनिफिट क्या मिलता है या वो बुमरैंग करता है, उसके ऊपर भी सबका नजर है। वो संबित पात्रा का चांसेस अच्छा है पूरी लोकसभा क्षेत्र में, वेरी वेल। भुवनेश्वर में भी क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। यहाँ पे जो सिटिंग एमपी है अपराजिता षडंगी, वो भी आईएएस ऑफिसर थे, सो वो भी बीजेपी के प्रत्याशी है और वो भी बाहर से हैं। वो मिशन शक्ति के जो पहले मिशन डायरेक्टर भी थे। सो इन लोगों का सब वड्यू से, सो आईएएस ऑफिसर का यहाँ पे बोलबाला ज्यादा होता है। ठीक है। तीसरा सीट आई विल टॉक अबाउट इज तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, दैट इज बालेश्वर। और बालेश्वर में कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला है। ये जो तीनों ही कैंडिडेट हैं, कांग्रेस का श्रीकांत जना है जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर थे कांग्रेस गवर्नमेंट में, प्रताप षडंगी है जो बीजेपी में मिनिस्टर थे, और बीजेडी में एक नई फेस आई है जो बीजेपी का सबसे आक्रामक फेस होती थी अब तक। सी इज लाइक सी द लेडी संबित पात्रा इन टेलीविजन। वो सबसे ज्यादा, अगर नवीन पटनायक को सबसे ज्यादा गाली किसने दी है तो लेखाश्री सामंत सिंगार ने दी है। शी वॉज द वेरी एग्रेसिव, वेरी डोमिनेंट एंड समटाइम्स हिटिंग वेरी हार्ड। वो अभी बीजेडी में आ गई। तो बीजेडी से लेखाश्री सामंत सिंगार, प्रताप षडंगी बीजेपी से, और श्रीकांत जना का एक हिस्ट्री रहा है कि जब भी वो बालेश्वर से लड़ते थे तो उनको 2.5 लाख से ज्यादा वोट वहां से मिलती है। प्रताप सारंगी को सबसे कम संपत्ति वाले सांसद के रूप में भी जाना जाता है ना। अब फकीर जैसे आदमी है, बहुत ही ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल है। मंत्री बनने के बाद भी उनके बहुत सारे विजुअल्स और स्टोरीज आए थे कि कैसे केंद्र मंत्री बनने के बाद भी उनका वही आम जीवन शैली रहा है। तो लेकिन उनको लेकर के बीजेपी के अंदर ही इस बार मुझे जो खबर है काफी गतिरोध है। बहुत चौथा फैक्टर भी है, वो है खारवेल स्वाई जो वहाँ के एमपी थे बीजेपी का, वो एक इंडिपेंडेंट है वहाँ। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है। तो प्रताप षडंगी पिछली बार भी कड़ा मुकाबला हुआ था, रविंद्र जैना थे बीजेडी के, वो कुछ वोटों से वो जीते थे। लेकिन इस बार उन जैसा केदार ने बताया, सचमुच में देखा जाए तो जो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट जहां हो रहा है कुछ चुनिंदा सीटों में से, उनमें से एक
बालेश्वर है, और तीनों में से कोई भी जीत सकता है। बालेश्वर इलाके में बालेश्वर, जहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। और बालासोर लिखा जाता है अंग्रेजी में, लेकिन वो असल में बालेश्वर है। तो वहाँ तीनों में से कोई भी जीत सकता है। सिर्फ उस ट्रेन एक्सीडेंट के कारण नाराजगी, क्या वो फैक्टर बना, या वो मुझे नहीं लगता है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि एक्सीडेंट की तरह लिया? हाँ वो मुद्दा और एक सीट के ऊपर नजर है, वो है केंद्रापड़ा, जहाँ पे बैजयंत पंडा जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है, वो वहाँ पे उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ बीजेडी का अंशुमन मानती है, वो पहले कांग्रेस में थे। उनका पिताजी एक टाइम वो नवीन पटनायक के कॉलीग थे, मिनिस्टर थे। फिर वो बीजेडी छोड़ दिए थे, और अभी उनका लड़का कांग्रेस में विधायक थे, अभी वो बीजेडी में आ गए। वो इलाका बीजेडी का स्ट्रांग होल्ड है, लेकिन पहले बीजेडी का वहाँ से लोकसभा 2 बार जीत चुके जो जय पंडा, अभी वो बीजेपी में है। सो वहाँ पे भी डायनामिक्स का भी बहुत कंफ्यूजन है। और लेकिन केंद्रापड़ा में विजय महापात्र और नलिनी महांती जो सबसे बड़े ओपोनेंट थे नवीन पटनायक के, उनकी फैमिली पूरी आ जाने से मुझे नहीं लगता कि केंद्रापड़ा बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। केंद्रापड़ा में दिस विजय महापात्र वाज द रियल हेल्प फॉर जय पंडा। जय पंडा को जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रही थी वो विजय महापात्र के थ्रू। विजय महापात्र का लड़का अभी बीजेडी से लड़ रहा है, और नलिनी महांती का लड़का तो डायरेक्ट उल्टा पुल्टा हो गया केंद्रापड़ा में, इसीलिए सबका नजर है कैसा बीजेडी का कैंडिडेट बना है, जो सबसे नवीन पटनायक का सबसे बड़ा और लंबे समय तक क्रिटिक रहा विजय महापात्र। उनका लड़का अभी बीजेडी का कैंडिडेट, और पिताजी उसी का प्रचार में लगे हुए हैं। और कल ही परसों उनको बीजेपी से निकाला गया, तब पता चला कि वो अब तक बीजेपी में थे। किसी को पता भी नहीं था। उसी को जीने का हक है इस जमाने में, जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। ये तो आप लोगों ने खासियत बता दी। पहली बार ललन टॉप उड़ीसा पहुंचा है, तो अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स या ये सारी सीट, हमें क्या चीजें जरूर कवर करनी चाहिए? एक तो पखाला कहते हैं इसको, पखाल। बिल्कुल पखाल खाइए, और मीठा अगर आपको पसंद है तो छेना पड़ो जरूर ट्राई कीजिए। कहाँ का छेना पेड़ा ट्राई करें? यहाँ भुवनेश्वर में भी कुछ जगह है। नयागढ़ फेमस है। पीछे चले जाएंगे तो आपको काफी सारी छेनापोड़ का टेस्ट मिल जाएगा। और नयागढ़ जाएंगे वहाँ पे भी अच्छा छेनापोड़ मिलता है, ट्रेडिशनली ओरिजिन है उनका। तो अगर उस साइड में जा रहे हैं तो नयागढ़ में छेनापोड़ ट्राई पूरी में क्या क्या करें? पूरी मंदिर दर्शन कीजिए, और महाप्रसाद जो है वो आप फूड का द रिचेस्ट फूड, वर्ल्ड का एक रिचेस्ट फूड का वैरायटी आपको वहाँ मिल जाएगा। हैंडलूम के ऊपर काम करिए। हैंडलूम के ऊपर संबलपुर में यहाँ एक सोनपुर संबलपुर माणियाबंद एक है, यहाँ से कटक के पास गांव है, दैट इज बुद्धिस्ट विलेज। तो बुद्धिस्ट हेरिटेज कैसे एक यहाँ डेवलप किया हैंडलूम का, वो भी आप वहाँ उस गांव में आपको बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, उड़ीसा में बहुत स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। इस इलाके में जाजपुर और केंद्रापड़ा, जाजपुर जिले में अब उसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, ललितगिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी, जो एक फ्लरिशिंग बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग हुआ करता था 2000-2500 साल पहले। जैसे नालंदा को माना जाता है, इसी तरह यहाँ भी एक यूनिवर्सिटी थी जो काफी सालों तक, सैकड़ों सालों तक फ्लरिश किया। फिर 1 से 8वीं सेंचुरी तक वो उसमें अभी भी माने ध्वंसावशेष जिसको कहते हैं, रेमनेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट रेलिक्स, वो मिल रहे हैं। और बहुत सारे इलाके हैं जिसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है ASI की तरफ से। वो एक देखने लायक चीज है कि 2000 साल से ज्यादा पुराना बुद्धिस्ट साइट्स वहाँ आपके। वैसे यहाँ भी भुवनेश्वर के आउटस्कर्ट्स में आप देख सकती हैं, खंडगिरी, उदयगिरी है। नहीं, हम घूमेंगे तो पूरा राज्य। और एक अगर कोई ट्राइबल सीट कवर करनी हो तो वो क्या मयूरभंज होनी चाहिए? मयूरभंज, हाँ मयूरभंज एंड मयूरभंज इज ए प्लेस ऑफ ग्रेट पीपल। वो उसका तो एक ट्राइबल हेरिटेज है, उससे पर राष्ट्रपति तो वहीं से है, लेकिन जतिन दास द ग्रेट पेंटर, नंदिता दास एंड उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के जो सबसे बेहतरीन कलाकार वो वहीं से आते हैं। छऊ डांस, मयूरभंज छऊ इस यूनेस्को हेरिटेज है, आप उसको भी कवर कर सकते हैं। सो गो मयूरभंज। एंड मयूरभंज का फूड बहुत रिच एरिया है मयूरभंज। सिमलीपाल एक बायोस्फीयर रिजर्व है। तो यू गो टू मयूरभंज एंड यू विल गेट सो मेनी
diverse kind of cultural, tribal, many things you will get there. तो ये हमारी एक मास्टर क्लास थी, कम एक लर्निंग लेसन था। Time in Odisha. थैंक यू सर। तो हम इन पत्रकारों से वैसे तो लेसन्स लेने आए थे कि जब अपनी चुनाव यात्रा शुरू करनी है तो क्या क्या किया जाए, कहाँ कहाँ जाया जाए, लेकिन हमें लगा कि जब ये बातचीत हो ही रही है तो इसको रिकॉर्ड किया जाए ताकि आपके लिए मास्टर क्लास हो जाए। अगर आप उड़ीसा से हैं और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम कहाँ आएँ, क्या ट्राई करें, क्या ज़रूर दिखाएं और क्या खासियत है आपके इलाके की। इस बातचीत पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा। किसकी बातचीत से आप ज़्यादा सहमत है, किसके पॉइंट आपको ज़्यादा वैलिड लगे, आप ये भी बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का इतना वक्त देने के लिए और इतना विस्तार से सब कुछ समझाने के लिए। शुक्रिया। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत थे, मेरा नाम सोनल है। ललित टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।